हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट 1882। ठीक है, तो क्या कहता है ये ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट, इसके बारे में हम जानेंगे और इससे रिलेटेड हम कम से कम 200 MCQ इसके सॉल्व करेंगे अलग अलग। और साथ ही इसमें हर MCQ के कोई भी ऑप्शन जो दिए होंगे या उसकी जो हेडिंग दी होगी उसके मतलब भी जानेंगे। यानी कि एक तरीके से ये वीडियो आप किसी जुडिशरी एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ भी आपके लिए सबसे बेस्ट यूज़ होने वाली है। और मैं यकीन दिलाता हूँ कि अगर उसमें कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपसे छूटेगा नहीं। ठीक है, तो इसमें हम जो है वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे और साथ ही साथ MCQ भी इसके सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम बात करते हैं ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 क्या कहता है। तो पहले हम बात करते हैं, ठीक है। तो एक कानून प्रॉपर्टी को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ट्रांसफ़र करने के तरीके और नियम बताता है कि एक आदमी दूसरा आदमी है, इससे ये प्रॉपर्टी कैसे ट्रांसफ़र की जाएगी। तो वो सारे नियम, कायदे, कानून, रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, जिम्मेदारियाँ क्या होंगी, ठीक है, उसमें राइट्स क्या होंगे, ये सब चीज़ें जो है वो कौन बताता है, ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट बताता है। ठीक है, अब ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट में आता क्या है, सेल हो गई, गिफ्ट हो गई, लीज हो गई, मॉर्गेज हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या आती है, ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट में आती है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं कि इंटर वाइवोस ट्रांसफ़र। इंटर वाइवोस ट्रांसफ़र क्या होता है, इंटर वाइवोस ट्रांसफ़र होता है जिंदा आदमियों के बीच ट्रांसफ़र होना। यानी कि जिंदा आदमी है उनके बीच जो है प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र हो रहा है, उसे क्या बोलते हैं, इंटर वाइवोस ट्रांसफ़र। अभी इसमें हम कुछ डॉक्ट्रिन भी देखेंगे इससे रिलेटेड। ठीक है, तो वो MCQ में हम कवर कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है जिससे जब मैं MCQ शुरू कराऊँ तो वो MCQ में आपको कोई दिक्कत ना आए और तुरंत आप उसको ग्रैप्स करें और जो है उसको आसानी से कर ले जाएं। यानी कि आपको पूरी थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, ऑप्शन देख के आपको जो है एकदम सिंपल लैंग्वेज लगने लगे और आप उस पर टिक लगाते चलिए। इस तरीके से मैं आप कराऊंगा। ठीक है, तो ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट में आपको इतना तो आपको समझ में आया होगा। अब इसके थोड़े से हम कुछ टर्म देख लेते हैं, ठीक है, जो जानने भी बहुत ज़रूरी है। तो पहले हम बात करते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है। इमूवेबल प्रॉपर्टी वो होती है, वो प्रॉपर्टी जिसे हम मूव नहीं करा सकते। आपके पास क्या प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या आता है, ज़मीन, मकान, फ्लैट, बिल्डिंग। अब ज़मीन, मकान, फ्लैट, बिल्डिंग को आप उठा के कहीं दूसरी जगह मूव तो नहीं करा सकते, तो इसीलिए वो क्या हो जाएगी, इमूवेबल, यानी कि मूव नहीं कराई जा सकती। मूवेबल में क्या आता है, जैसे कि आपकी गाड़ी हो गई, गोल्ड हो गया, कैश हो गया, तो ये जो है हम उसको उठा के कहीं भी ले जा सकते हैं, ठीक है, मूव करा सकते हैं, तो इसीलिए ये क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो ये दोनों तरीके से आती है, इमूवेबल और मूवेबल। अब हम इसमें बात करते हैं कि मिनिमम जो है, अगर 100 रुपये हैं, 100 रुपये से ऊपर का लेन देन है, जब ही वो जो है लिखित में उसका डॉक्यूमेंट बनेगा। कोई भी प्रॉपर्टी का जो लेन देन है ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट के तहत तब आएगा जब वो 100 रुपये से ऊपर का लेन देन हो। 100 रुपये से नीचे का लेन देन है तो वो ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट में नहीं आएगा, ये याद रखिए, फॉल नहीं करेगा। ठीक है, तो कुछ ट्रांसफ़र हैं, ठीक है, जो लिखित फॉर्म में होनी चाहिए, तो उसके लिए कम से कम आपको 100 रुपये से ऊपर तक की जो है ट्रांसफ़र होनी चाहिए। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब एक वर्ड आता है कंडीशनल ट्रांसफ़र। कंडीशनल ट्रांसफ़र क्या होता है, तो कुछ प्रॉपर्टी कंडीशन के साथ जो ट्रांसफ़र होती हैं, जैसे कि अगर तुम एग्ज़ाम पास करोगे तो ये ज़मीन तुम्हारी हो जाएगी, तो ये कंडीशन करके मैं जो है ये प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, तो इसे क्या बोलेंगे, कंडीशनल ट्रांसफ़र। ओके, तो ये कुछ वर्ड हैं, आप इसको याद रखिएगा। एक वर्ड आता है डॉक्ट्रिन ऑफ लिस पेंडिस। ठीक है, लिस पेंडिस क्या है, तो वो हम MCQ में इसको जिक्र करेंगे इसके बारे में। ठीक है, और सेक्शन कौन कौन से इंपॉर्टेंट है तो वो भी मैं आपको अभी इसकी वीडियो के एंड में बता दूंगा। अब थोड़ा सा हम 2-3 चीज़ें और देख लेते हैं कि सेल क्या होती है, गिफ्ट क्या होता है, मॉर्गेज क्या होता है और लीज क्या होता है। तो सेल तो वही होती है, जैसे राम ने श्याम को 10 लाख रुपए में कोई प्रॉपर्टी बेच दी, तो वो क्या हो गया, सेल हो गया। ठीक है, गिफ्ट क्या हो गया कि माँ ने अपने बेटे को बिना पैसे के प्रॉपर्टी दे दी, तो ये क्या हो गया, गिफ्ट हो गया, कि गिफ्ट के तौर पे दिए मैंने बिना पैसे के। जिसमें पैसा आ जाए तो वो क्या हो जाएगी, सेल हो जाएगी, जो पैसा नहीं है तो वो क्या हो जाएगी, गिफ्ट में चली जाएगी। मॉर्गेज क्या होगा कि रवि ने जो है कोई चीज़ गिरवी रख दी और गिरवी रख के जो है वो पैसा उठा लिया बैंक से या किसी साहूकार से या किसी आदमी से ले लिया गिरवी रख के, तो वो क्या हो जाएगा, मॉर्गेज हो जाएगा। अब लीज़ क्या होता है, लीज़ होता है कि मनोज ने, जैसे मान लो मनोज है, तो मनोज ने अपना मकान एक आदमी को किराए पर दिया 1 साल के लिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, लीज़ हो जाएगा। आई होप आपको इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, और एक वर्ड मैं और बताता हूँ कि जैसे माइनर है, माइनर अपनी प्रॉपर्टी खुद ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है कभी भी। माइनर जब मेजर में आ जाएगा, यानी कि 18 साल से ऊपर का हो जाएगा, तभी वो जो है प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने का अधिकार रखेगा, यानी उससे पहले वो नहीं कर सकता। ठीक है, माइनर को प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र करने का अधिकार नहीं है। तो आई होप आपको इतनी चीज़ें आप समझ में आ गई होंगी। अब चलिए बढ़ते हैं MCQ की तरफ। ठीक है, अब MCQ में शायद आपको थोड़ी सी ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली, तो अब हम बात करते हैं MCQ की तरफ। तो अभी आपको इतनी वीडियो समझ में आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए शुरू करने से पहले। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन।
अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ठीक है, टॉप 50 एमसीक्यू हैं, फिर इसके बाद टॉप 50 और जोड़ दिए जाएंगे। तो पहले 50 हम शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं कि विच सेक्शन ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट डिफाइन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। दोस्तों मैं शुरू में ऐसे क्वेश्चन तो नहीं कराऊंगा जो आपको वैसे ही पता चल जाए, जैसे कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कब लागू हुआ, कब एनफोर्स हुआ, तो ये तो चीज़ आप देख ही लोगे, नॉर्मली सी बात है, तो इतना वो नहीं करूँगा। इंपॉर्टेंट होंगे सारे, लेकिन ऐसे नहीं होंगे जो बिल्कुल ही एकदम बच्चे से बच्चा भी कर ले, तो ऐसे भी नहीं है। ठीक है, मैं जुडिशरी लेवल से लेके जो एलएलबी और बीए एलएलबी में तैयारी कर रहे हैं वो भी इसमें मास्टरी हासिल कर लेंगे, याद रखिए, जुडिशरी लेवल तक की मैं पढ़ा रहा हूँ। तो विच सेक्शन ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट डिफाइन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, तो इसमें कौन सा करता है, तो वो है सेक्शन 5। सेक्शन 5 अब अगर खोल के देखें ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का, तो वहाँ पे साफ साफ लिखा है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, ये वर्ड लिखा हुआ है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी डिफाइन। ओके, चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इमूवेबल प्रॉपर्टी अंडर टीपीए। इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। तो देखो, इमूवेबल मैंने अभी बताया ना आपको कौन सी होती है, जिसे हम हिला नहीं सकते, ट्रीज। ठीक है, इसे हिला नहीं सकते, लैंड को भी नहीं हिला सकते, हाउस को भी नहीं हिला सकते, मशीनरी जो परमानेंटली अटैच है अर्थ से उसे भी नहीं हिला सकते, यानी कि चारों हैं। चारों ही जो है वो क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी। लेकिन जो टीपीए के अंतर्गत नहीं आती वो आती है टिम्बर ट्री, यानी कि जो बांस का पेड़ होता है। ठीक है, तो वो जो है हमारा इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि ट्री से रिलेटेड क्या है, ट्री का अगर मेरा बाग हो या कोई किसी प्रॉपर्टी पे लगा हो तो मेरे जो है वो होगा। तो टिम्बर ट्री इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन ए। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। गिफ्ट अंडर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट मस्ट बी। गिफ्ट जो है टीपीए के तहत होना चाहिए। कैसा होना चाहिए गिफ्ट? गिफ्ट ओरल दिया जाएगा? नहीं। गिफ्ट वसीयत की जाएगी? नहीं, वसीयत भी नहीं की जाएगी। ओनली आफ्टर द डेथ के बाद दी जाएगी? ये भी गलत है। यानी कि वो लिखित में होनी चाहिए और रजिस्टर्ड होनी चाहिए, यानी उसकी नोटरी होनी चाहिए और तहसीलदार से मोहर वगैरह, ठीक है, रजिस्टर्ड होनी चाहिए। तो इन राइटिंग एंड रजिस्टर्ड इज मस्ट बी, ठीक है, फॉर द गिफ्ट अंडर टीपीए। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जनरल रूल ऑफ ट्रांसफर इज एप्लीकेबल टू। ठीक है, ट्रांसफर को कोई भी जनरल रूल है जो ट्रांसफर करने के लिए, वो क्या है? तो मूवेबल प्रॉपर्टी कर सकते हैं सिर्फ हम ट्रांसफर? नहीं। इमूवेबल प्रॉपर्टी को कर सकते हैं? नहीं। मूवेबल और इमूवेबल दोनों प्रॉपर्टी को हम जो है ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, दोनों एप्लीकेबल है। ठीक है, अभी मैंने बताया था मूवेबल में कौन आती है, इमूवेबल में कौन आती है, यानी कि दोनों ही आती हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब यहाँ हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ए लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर एग्रीकल्चर पर्पस फॉर 1 ईयर मस्ट बी। अगर हम किसी एग्रीकल्चर पर्पस के लिए प्रॉपर्टी को लीज पे ले रहे हैं तो 1 साल के लिए, तो वो होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? ओरल होगी, मतलब कि मौखिक तौर पे हो जाएगी कि जाओ मैंने 1 साल के लिए तुम्हें लीज पे दी? नहीं, रिटन तौर पे होनी चाहिए, रजिस्टर्ड होनी चाहिए और ओरल, तीनों जो है होने चाहिए। और इसी से क्या बनता है? कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है? ऑल ऑफ द एबव इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन डी। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ कि ए लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर एग्रीकल्चर पर्पस फॉर 1 ईयर मस्ट बी। अगर हम कोई एग्रीकल्चर पर्पस के लिए प्रॉपर्टी ले रहे हैं लीज पे 1 साल के लिए, तो वो होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? ओरल होनी चाहिए, यानी कि मौखिक तौर पे हो जाएगी कि जाओ भैया मैंने तुम्हें दे दी? नहीं। रिटन लिखत में हो जाएगी? नहीं। रजिस्टर्ड होनी चाहिए? बिल्कुल। नोटराइज्ड होगा, ठीक है, 100 रुपये का एफिडेविट ले लो या कितने रुपए का भी लगा लो आप, 100 रुपये से ऊपर का होना चाहिए, क्योंकि 100 रुपये से ऊपर का ही ट्रांसफर लेन देन है, इसलिए 100 रुपये तक का तो लगता ही है। तो अब 100 रुपये का आपने लिया, 100 रुपये के एफिडेविट पे आपने जो है उस पर चीज़ें लिखवा दी, अपने कंडीशन मेंशन की और उसको नोटराइज करा लिया। नोटराइज जब होगा, ठीक है, नोटरी हो जाएगी, तो वो जो है कागज़ वो क्या हो जाएगा? रजिस्टर्ड हो जाएगा। तो 1 साल के लिए अगर हम कोई एग्रीकल्चर पर्पस के लिए प्रॉपर्टी लीज पे ले रहे हैं तो वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। ठीक है, अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो वो इनवैलिड डॉक्यूमेंट माना जाएगा, चाहे वो रिटन में हो या ओरली हो। ठीक है, तो वो जो ट्रांसफ़र हुआ है, ठीक है, यानी कि लीज के लिए जो दी है, तो वो जो है टोटली इलीगल हो जाएगा, इलीगल नहीं, सॉरी, वॉइड हो जाएगा, वो एक तरीके से मान्य नहीं होगा न्यायालय में। ठीक है, चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 6 है कि सेक्शन 6 ऑफ टीपीए डील्स विद, यानी ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन 6 क्या कहता है? तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट, व्हाट मे बी ट्रांसफर, कि क्या चीज़ें ट्रांसफर की जा सकती हैं, क्या चीज़ें ट्रांसफर नहीं की जा सकती। तो अब इससे हम रिलेटेड थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या चीज़ें जो है वो ट्रांसफ़र नहीं की जा सकती, जो एक तरीके से मान्य नहीं होंगी। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं, एक वर्ड आता है स्पेक सक्सेशनिस। ठीक है, ये आप देख लीजिए, ये वर्ड है। ठीक है, इस वर्ड का मतलब क्या होता है कि आने वाले समय का अधिकार। ठीक है, यानी स्पेक और सक्सेशन यानी अधिकार। ठीक है, आने वाले समय का अधिकार। अब इसका क्या है कि इसकी मतलब हम समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है कि रमेश के दादाजी जिंदा हैं। तो अब इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए रमेश के दादाजी जिंदा हैं और दादाजी के मरने के बाद उनकी ज़मीन जो है दीपक को मिलेगी,
लेकिन अभी दीपक दादाजी के जिंदा होते हुए भी अपनी विरासत का अधिकार यानी कि दावा करता है और कहता है कि मैं ये प्रॉपर्टी बेच दूंगा। यानी उनके जीते हुए मरने के बाद होगी ना ट्रांसफ़र, लेकिन वो क्या कर रहा है कि जीते जी जो है वो उस प्रॉपर्टी को बेच दे रहा है। तो ये चीज़ जो है वो इनवैलिड मानी जाएगी। अगर वो बेच भी देता है तो वो चीज़ इनवैलिड हो जाती है, ठीक है, क्योंकि सक्सेशन का अधिकार उनके मरने के बाद है, ठीक है, यानी कि आने वाले समय का अधिकार होता है। तो इसे स्पेक्स सक्सेशनिस्ट कहते हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे की तरफ। MCQ अभी 6 ही रहेगा, इसमें थोड़े से अंदर जो है कुछ चीज़ें हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। दूसरी बात करते हैं हम मेंटेनेंस का पैसा, यानी राइट टू मेंटेनेंस। राइट टू मेंटेनेंस दूसरा हो गया। जैसे कि मान के चलिए कि कोर्ट ने सीता को फैसला दिया कि उसे हर महीने 5,000 अपने पति से गुजारा भत्ता मिलेगा, ठीक है। सीता अपना ये गुजारे का पैसा मिलने का अधिकार किसी दूसरे को बेच नहीं सकती। यानी कि मान लीजिए कि उसका पति उसको दे रहा है, ठीक है, और वो क्या कर रही है, वो जो मेंटेनेंस का पैसा है वो किसी दूसरे पे खर्च कर रही है। तो ऐसा नहीं होगा, इस चीज़ को कोर्ट जो है वो वॉइड करार दे देगी, यानी फिर मेंटेनेंस आपका बंद भी हो सकता है। चलिए बढ़ते हैं तीसरे की तरफ कि दूसरे की ज़मीन पर रास्ता का अधिकार, ठीक है, इसे बोलते हैं ईजमेंट, ठीक है, ईजमेंट राइट। तो ईजमेंट राइट जैसे कि मोहन के घर का रास्ता पड़ोसी श्याम की ज़मीन से होकर जाता है। मान लीजिए ये मोहन है और ये जो है वो कौन है, श्याम है। तो इसका जो रास्ता है वो यूं जा रहा है मान लो, और इसका जो है ये यहाँ से भी ब्लॉक है, यहाँ से भी ब्लॉक है और यहाँ से भी ब्लॉक है, चारों तरफ से ये जो है ब्लॉक ज़मीन है। अब ये कोई लैंड लॉक है, एक तरीके से जो है ब्लॉक ज़मीन है कि इसका रास्ता कहीं से नहीं जा रहा है, इसकी जो मजबूरी है वो यहीं से रास्ता निकालने की है। तो रास्ता यहीं से निकलेगा, इसी को बोलते हैं ईजमेंट राइट, ठीक है। तो मोहन सिर्फ इस रास्ते का हक अलग से किसी तीसरे आदमी को नहीं बेच सकता। मान लो कि ये जो मोहन है ये श्याम की प्रॉपर्टी है, ये मोहन की प्रॉपर्टी है, ये श्याम की प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो मोहन के घर का रास्ता, जो मोहन के घर का रास्ता है वो श्याम की ज़मीन से होकर जाता है इससे। तो मोहन सिर्फ रास्ते का हक, ठीक है, तो मोहन ये जो है, जो इसे ये रास्ता मिला ये किसी को बेच नहीं सकता है, ये सिर्फ इसी घर के लिए अलॉट होगा। और जितना भी हो मिनिमम जो है कोर्ट इसका 15 फीट ही तय करती है, ठीक है, हम 15 फीट से ज़्यादा नहीं देती, क्योंकि इससे प्रॉपर्टी का भी नुकसान होता है जो जिसकी प्रॉपर्टी से जा रहा है। अगर कोई लैंडलॉक ज़मीन है उसको रास्ता चाहिए तो ईजमेंट एक्ट के तहत जो है ये रास्ता दिया जाएगा, ये वैलिड होता है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र जो है वो एकदम करेक्ट है, ठीक है, उसको बेच नहीं सकता, सॉरी, जो रास्ता उन्होंने दिया उसको किसी को बेच नहीं सकता, वो जो है वो इनवैलिड हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। चौथा हम बात करें कि सिर्फ अपने जीवन भर का हक, लाइफ इंटरेस्ट। मान लो दादी को बोला गया कि उनकी उनकी ज़िंदगी भर, तो दादी को बोला गया कि उनकी जो ज़िंदगी भर वो जो है इस घर में रह सकती हैं, मतलब प्रॉपर्टी किसी और की है, और उससे कह दिया कि दादी आप जो है ज़िंदगी भर इसमें रहो, ठीक है। तो दादी जो है ये अब प्रॉपर्टी किसी को बेच नहीं सकती, भले ही वो इस पोजीशन में 12 साल तक रह रही हूँ। एक रूल चल गया है ना एडवर्स पोजीशन का, कि भाई जिसका कब्जा उसी की ज़मीन। तो ऐसा नहीं होता, कई जगह पे ये ट्रांसफ़र जो है वो इनवैलिड भी माना जाता है कि ये जो है वो रह सकता है और ये प्रॉपर्टी किसी को बेच नहीं सकता, ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। तो अगर वो ट्रांसफ़र कर रहा है तो वो इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। तो वो वहाँ पर रह सकता है लेकिन बेचने का अधिकार उसको तब भी नहीं होगा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नहीं, अभी इसी में 5 पॉइंट है, ठीक है, 5वां पॉइंट है, तो उसे देखते हैं। सरकारी पद और पोजीशन, ऑफिशियल पोजीशन की बात कर रहे हैं। मान लो कि राम एक कलेक्टर है, राम अपनी कलेक्टर वाली कुर्सी या नौकरी किसी और को पैसे लेके दे देता है, ठीक है। मान लो ये कलेक्टर बन गया, इन्हें कहते तू मुझे 2 करोड़ दे, मैं तुझे अपनी कुर्सी भेज दूंगा, तो ये तो है ही नहीं, ठीक है, ये चीज़ तो इनवैलिड ही हो जाएगी। भाई ये प्रॉपर्टी एक्ट में लिखा हुआ है, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। आगे है नौकरी का कॉन्ट्रैक्ट, जिसे बोलते हैं कि पर्सनल सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। श्याम एक ड्राइवर है और राम के घर काम करता है, तो श्याम अपना ड्राइवर का काम किसी तीसरे व्यक्ति को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, ठीक है। 7वां देखते हैं, कुछ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, पब्लिक प्रॉपर्टी। कोई आदमी पुलिस स्टेशन, गवर्नमेंट हॉस्पिटल या पब्लिक रोड को अपने नाम से बेच नहीं सकता, क्योंकि ये सब पब्लिक प्रॉपर्टी है। तो ये चीज़ें तो जो है वो ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर बताई गई हैं कि व्हाट मे बी ट्रांसफ़र, कि क्या ट्रांसफ़र किया जा सकता, क्या नहीं किया जा सकता। तो क्या नहीं किया जा सकता वो मैंने आपको बता दिया है, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट थे, कुछ ऐसी थे लड्डू गोपाल टाइप जो कि आप ऐसे ही समझ गए होंगे। तो इसमें से कुछ कैसे थे कि एक तो याद रखिएगा कि भाई कोई लैंडलॉक ज़मीन है, उसमें से जो रास्ता जा रहा है वो रास्ता उसको देना पड़ेगा, ये उसका अधिकार होगा मांगने का। कोर्ट से मांग सकता है कि मुझे जो है ये रास्ता मिलना चाहिए, तो कोर्ट उसको देगी, लेकिन ये रास्ता बेच नहीं सकता। ये जो बेचेगा तो ये जो है इसका क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, ये ट्रांसफ़र नहीं माना जाएगा।
ठीक है। दूसरा है एडवर्स पोजीशन का, ये दादी आप रह सकती हो, अब दादी किसी और को बेच रही है तो ये चीज़ नहीं होगी, ठीक है, ये भी इनवैलिड हो जाएगी। एक होता है कि भाई अभी मैंने आपको बताया स्पेक सक्सेशनिस्ट, तो इसका मतलब क्या है, वही है, ठीक है, जैसे कि फ्यूचर में जो है होने वाली चीज़ है उसको अभी करे दे रहे हो, तो वो भी चीज़ मानी नहीं जाएगी। ओके, चलिए ज़्यादा टाइम हो रहा है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, चलिए बहुत टाइम हो गया, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। एक्शनेबल क्लेम कैन बी ट्रांसफर अंडर। एक्शनेबल क्लेम होता क्या है, पहले हम इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो एक्शनेबल क्लेम क्या होता है, तो एक्शनेबल क्लेम होता है कि ऐसी चीज़ या पैसा जो किसी दूसरे से लेना बाकी है, ठीक है, और जिसको लेने के लिए कोर्ट में केस डालना पड़ रहा है, तो वो क्या होगा, एक्शनेबल क्लेम होगा। जैसे मान लो लोन का पैसा आ गया, आपने किसी को 10,000 उधार दिए, अब वो पैसे नहीं दे रहा, अब वो पैसे नहीं दे रहा, तो आप क्या करेंगे, उसके जो है एक्शन लेंगे। एक्शन क्या लेंगे, कोर्ट में जाएंगे सीधा, ठीक है। आपके पास कोई दूसरा चारा नहीं बच रहा, और लेकिन आपका पूरा पूरा हक बनना है उससे पैसे लेने का, क्योंकि आपने उसे उधार दिए थे, जो कि आपका हक बनना है, और उस हक को पाने के लिए आपको एक्शन लेना पड़ रहा है कोर्ट के लिए, तो उसे क्या बोला जाएगा, एक्शनेबल क्लेम, ठीक है। जैसे लोन का पैसा हो गया, इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा नहीं दे रही, आपका बनना है, ठीक है, तो वो आपका एक्शनेबल क्लेम हो गया। मान लो कि एक बाइक आपने बेची है, उसका आधा पैसा दे दिया, आधा पैसा वो नहीं दे रहा, तो जब वो आधा पैसा नहीं दे रहा तो उसके लिए क्या करेंगे, आप कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे, तो ये क्या है, एक्शनेबल क्लेम है। लेकिन इसमें दोस्तों ये पूछ रहा है एक्शनेबल क्लेम कैन बी ट्रांसफर। एक्शनेबल क्लेम को ट्रांसफ़र करना, एक्शनेबल क्लेम को ट्रांसफ़र करने का मतलब क्या है, देखो यहाँ है, जैसे मान लो तुम्हारे पास किसी के पैसे लेने का हक है, ठीक है, मान लो लोन है, लोन आपने दिया 10,000 रुपये, ठीक है। अब वो 10,000 रुपये आपको दे नहीं रहा, ठीक है। आपने किसी तीसरे आदमी से कह दिया कि भाई आप क्या करो, ये जो लोन है आप वसूल लो, ठीक है। ये यानी कि ये एक्शनेबल क्लेम मैंने ट्रांसफ़र कर दिया तीसरे पार्टी पे, तो ये क्या हो गया, एक्शनेबल क्लेम ट्रांसफर्ड, ठीक है। तो ये किसके अंडर आता है, तो ये आता है सेक्शन 130 के अंदर, ठीक है। तो एक्शनेबल क्लेम आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन इसमें पूछ रहा है एक्शनेबल क्लेम ट्रांसफर्ड, ठीक है। ट्रांसफर के लिए जो है वो कौन सा सेक्शन है, तो एक्शनेबल क्लेम ट्रांसफर जो है वो 130 के तहत है। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अब दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ काइंड ऑफ मॉर्गेज अंडर टीपीए। तो टीपीए के अंदर जो है मॉर्गेज इनमें से कौन सा नहीं है। तो मॉर्गेज कितने प्रकार के होते हैं, मॉर्गेज पहले हम ये बात करते हैं, ठीक है। मॉर्गेज होते हैं दोस्तों टोटल 6 प्रकार के, ठीक है, जिसमें 4 तो यही लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है, इक्विटेबल लीज, और जो 5वां 6वां है एनुमुलस मॉर्गेज, ठीक है, एनुमुलस मॉर्गेज, और 5वां ये हो गया, 6वां हो गया कंडीशनल मॉर्गेज, ठीक है। तो ये 6 प्रकार के मॉर्गेज होते हैं। अब इनको दोस्तों आसान भाषा में देखो मैं समझाता हूँ 1 बाय 1 कि ये मॉर्गेज होते क्या क्या है। तो देखो पहले सिंपल मॉर्गेज तो आप समझते ही हैं कि रवि ने जो है अपनी प्रॉपर्टी बैंक को जो है वो दे दी, और बैंक ने क्या किया, उसे गिरवी रख लिया और रवि को पैसे दे दिए, ये हो गया हमारा सिंपल मॉर्गेज, ये तो आपको मालूम ही है। दूसरी बात करते हैं सब्सट्रक्चरी मॉर्गेज। सब्सट्रक्चरी मॉर्गेज क्या होता है कि रवि ने अपनी जो ज़मीन है वो बैंक को दी, ठीक है, और उसके एवज में पैसे ले लिए, और ये बैंक जो है, जो ज़मीन हमने इसको गिरवी दी थी, ये जो है किसी तीसरे आदमी को दे रहा है रेंट पे, और उससे पैसे कमा रहा है, और हमसे भी पैसे ले रहा है, मतलब हमसे किश्तें ले रहा है, और ये तीसरे आदमी को जो है इसने कब्जा दे रखा है, और इससे रेंट वसूला है कौन, बैंक। तो इसे क्या बोलेंगे, सब्सट्रक्चरी मॉर्गेज। ओके, आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इंग्लिश मॉर्गेज की, कि इंग्लिश मॉर्गेज क्या होता है। तो दोस्तों इंग्लिश मॉर्गेज होता है कि आप अपनी प्रॉपर्टी बैंक को दे रहे हो, ठीक है, और उसके एवज में आपने पैसे ले लिए। अब गिरवी तो आप रख रहे हो, इसको पूरी तरीके से गिरवी रख रहे हो, ठीक है, इसको पूरी तरीके से जो है वो बेच दे रहे हो किसी बैंक को, कि ये मेरी प्रॉपर्टी आपको है, और इसके एवज में मुझे जितने पैसे बनते हैं वो मुझे दे दो। अगर मैंने पैसा चुकाया तो मुझे मेरी प्रॉपर्टी मिल जाएगी, और अगर मैंने पैसा नहीं चुकाया तो ये प्रॉपर्टी पूरी आपके नाम हो जाएगी, यानी बैंक की हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से इसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश मॉर्गेज बोलते हैं। आगे हम बात करते हैं चौथा, इक्विटेबल मॉर्गेज। अब ये इक्विटेबल मॉर्गेज क्या है, इक्विटेबल मॉर्गेज दोस्तों वो है कि राहुल ने जो है अपने कागज़ जो है वो बैंक को दे दिए, ठीक है, बैंक को दे दिए, और बैंक ने जो है इसको लोन दे दिया, और
जो कागज, सिर्फ कागज दिए हैं, जमीन नहीं दी, ठीक है। प्रॉपर्टी नहीं दी, प्रॉपर्टी पे वो अभी भी रह ही रहा है, ठीक है। सिर्फ कागज जो है वो बैंक में गिरवी रख दिए हैं, तो इसे क्या बोलेंगे, इक्विटेबल मॉर्गेज बोलेंगे, ठीक है। एक तो होता है कि प्रॉपर्टी पे जो है वो जमीन कब्जा कर ले, वो सॉरी बैंक कब्जा कर ले, ठीक है। लेकिन ये नहीं है, यहाँ पे जो है कब्जा अभी भी ऑनर का ही है, लेकिन वो जो है सिर्फ कागज बैंक में रखे और उसके एवज में उनने पैसे लिए हैं, तो इसे क्या बोलेंगे, इक्विटेबल मॉर्गेज बोलेंगे। अब बात करते हैं एनोमलस मॉर्गेज की। तो जो पांचवा है वो है एनोमलस मॉर्गेज। एनोमलस मॉर्गेज माने कि मिक्स हो, यानी कि सारी बातें उसमें मिक्स हो, कि सिंपल मॉर्गेज भी हो, थोड़ा अनस्ट्रक्चर्ड भी मॉर्गेज हो, ठीक है। दोनों ही मिलके जो है वो क्या बनाते हैं, हमारे एनोमलस मॉर्गेज को बनाते हैं। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण दे रहा हूँ कि मनोज ने जो है एक लोन लिया है, ठीक है, लोन ले लिया, अब प्रॉपर्टी का कब्जा भी बैंक को दे दिया, अब बैंक को दे दिया, ठीक है, और एक कंडीशन रख दी कि अगर लोन नहीं चुकाया तो बैंक प्रॉपर्टी बेच सकता है। तो ये वाली कौन सी कंडीशन है, ये हमारी अनस्ट्रक्चर्ड मॉर्गेज, ओ सॉरी, तो यहाँ पे जो है बैंक प्रॉपर्टी बेच सकता है, ठीक है। तो वो बेच सकता है, ये कौन सी हो गई, हमारी सिंपल मॉर्गेज में आ गया, ठीक है, सिंपल मॉर्गेज में आ गया। और एक इसने कंडीशन रख दी कि अगर नहीं चुकाऊंगा तो जो है वो ज़मीन बेच सकता है। तो ये कौन सी कंडीशन आ गई, ये कंडीशनल मॉर्गेज हो गया, जो कि छठवें प्रकार का, यानी कि सिक्स टाइप का मॉर्गेज है, ठीक है। तो ये इसे बोलते हैं कंडीशन, जिसमें कंडीशन रख दी गई हो। तो इस तरीके से ये 6 मॉर्गेज हैं, ठीक है, अलग अलग टाइप के। अब इसमें से कौन सा मॉर्गेज नहीं है, तो ये ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि इक्विटेबल लीज नाम से कोई नहीं है। इक्विटेबल मॉर्गेज तो है, इक्विटेबल लीज नहीं है, ओके। ये मॉर्गेज के टाइप में नहीं है, लीज अलग होता है, मॉर्गेज अलग होता है, ठीक है। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 है कि मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी को लीज पे कितने टाइम के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम के लिए आप दे सकते हो, 5 से 10, 99 साल। तो ऐसा कोई भी नहीं है, ठीक है, ऐसा पूरे टीपी एक्ट में कहीं नहीं लिखा कि मैक्सिमम ड्यूरेशन कितना है, कितने भी टाइम के लिए दे सकते हो, ठीक है। तो ऐसा कोई निश्चित समय नहीं है, यानी ऑप्शन डी एक और होगा, ठीक है। ऑप्शन डी क्या बोलता है, मैं दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। तो एनी पीरियड एज एग्री, ठीक है, जिस भी पीरियड में आप एग्री हो उस वही पीरियड जो है वो मान लिया जाता है लीज के लिए। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ट्रांसफर। इनमें से क्या जो है वो ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, राइट टू श्यू, लीज, मॉर्गेज, सेल। देखो सेल जो है वो ट्रांसफर में आता है, ठीक है, मॉर्गेज भी आता है, लीज भी आता है, राइट टू श्यू ये तो हमने सुना ही नहीं है, ठीक है। राइट टू श्यू क्या है, तो ये तो आता ही नहीं है ना, ठीक है, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो राइट टू श्यू का मतलब होता है दोस्तों, राइट टू श्यू का मतलब होता है कि अगर आपका कोई भी राइट वायलेट हो रहा है, वायलेशन हो रहा है, उसका उल्लंघन हो रहा है, तो आप जो है कोर्ट में जाके केस कर सकते हैं, ये आपका अधिकार है, ठीक है, केस करने का अधिकार, ये होता है राइट टू श्यू। तो ऐसा कोई ट्रांसफर तो है नहीं, ठीक है, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बिटवीन लिविंग पर्सन इज कॉल्ड। लिविंग पर्सन के बीच में जो ट्रांसफर हो रही है प्रॉपर्टी का, उसको क्या बोलेंगे दोस्तों, शुरू में ही मैंने आपको बताया इंटर बाय वॉइस ट्रांसफर, ठीक है। तो इंटर बाय वॉइस ट्रांसफर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 12 है अंडर सेक्शन 6 व्हाट प्रॉपर्टी कैन नॉट बी ट्रांसफर। तो सेक्शन 6 क्या कहता है, व्हाट में भी ट्रांसफर, हम क्या क्या ट्रांसफर कर सकते, क्या क्या नहीं कर सकते। तो इसमें पूछ रहा है क्या क्या नहीं कर सकते। तो स्पेक्स सक्सेशनिस्ट जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ठीक है, कि भैया पहले से पहले जो है वो प्रॉपर्टी को बेचे दे रहा है, मतलब उसको अधिकार मिलने वाले हैं मरने के बाद, लेकिन वो पहले से पहले बेच दे रहा है, स्पेक्स सक्सेशनिस्ट, ठीक है। मेयर राइट टू श्यू और राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस, यानी कि फ्यूचर में हमें जो है मेंटेनेंस चाहिए, मेरा इससे हो जाएगा, तो ऐसा भी कोई नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। मेयर राइट टू श्यू यानी कि थोड़ा सा केस करने का अधिकार, तो ऐसा भी कोई नहीं है, ठीक है, यानी कि ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 13 है स्पेक्स सक्सेशनिस्ट रिफर्स टू। अब देखो ये वही आ गया, स्पेक्स सक्सेशनिस्ट क्या है, स्पेक्स सक्सेशनिस्ट है एग्जिस्टिंग राइट, जो हमारे राइट एग्जिस्ट करते हैं, अभी तो कोई राइट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया, ठीक है। कोई राइट एग्जिस्ट कर रहा है भाई, एक राइट उसे मिलने वाला है फ्यूचर में, चांस ऑफ सक्सेशन, बिल्कुल उसे एक चांस मिल रहा है आगे जाके कि सक्सेशन का, वारिसान का चांस मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मॉर्गेज से कोई लेना देना, लीज नहीं, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 14 है विच सेक्शन डिफाइन एक्शनेबल क्लेम। एक्शनेबल क्लेम को कौन डिफाइन करता है, सेक्शन 3, 5, 132। तो ये देखो दोस्तों, मैंने अभी शुरू में आपको बताया 130 जो है एक्शनेबल क्लेम ट्रांसफर की बात करता है, ट्रांसफर, एक्शनेबल क्लेम नहीं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, एक्शनेबल क्लेम जो है वो सेक्शन 3 करता है। सेक्शन 3 आता है इंटरप्रिटेशन क्लॉज। इंटरप्रिटेशन क्लॉज में आप जाएंगे तो उसमें लिखा हुआ है एक्शनेबल क्लेम करके, उसको डेफिनेशन उसकी लिखी हुई है, तो उसमें डिफाइन किया गया है। तो एक्शनेबल क्लेम रेफर करता है किसको, सेक्शन 3 को। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 15 है कि टीपीए अप्लाइज टू। टीपीए किस पे अप्लाई होगा, मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, बोथ अनलेस अदरवाइज नन। तो आपको दोनों मालूम है कि मूवेबल इमूवेबल दोनों पे होगा, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, बोथ, ठीक है। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, राइट टू रिडीम मॉर्गेज इज अवेलेबल टू। राइट टू रिडीम
तो चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन इज प्रोवाइडेड अंडर, डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन जो है किस सेक्शन के तहत दिया गया है। तो पहले हम जानते हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन होता क्या है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन होता है कि मान लो जब किसी व्यक्ति को एक ही प्रॉपर्टी से फ़ायदा भी मिल रहा हो और नुकसान भी हो रहा हो, ठीक है, तो उसे डिसाइड करना पड़ेगा कि या तो वो फ़ायदा ले ले या नुकसान उठा ले, दोनों चीज़ों में से एक चीज़ चुनना, ठीक है। तो इसे ही क्या बोलते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन, ठीक है। अब डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन का एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। मान लो राम ने एक विल बनाता है, ठीक है, राम एक क्या करता है, अपनी एक वसीयत बनाता है और उस वसीयत में वो श्याम की ज़मीन मोहन को दे देता है, ठीक है। श्याम की कोई ज़मीन है तो उसमें क्या करता है, मोहन को दे देता है, लेकिन श्याम को भी उसी विल में कुछ पैसा दिया गया है। तो यहाँ पे जो है श्याम को भी उसी विल में कुछ पैसा दिया गया है। तो अब श्याम के पास जो है दो ऑप्शन बचते हैं, या तो वो ज़मीन ले ले, ठीक है, जो अगर उसने विल में पैसा लिखा है, या तो वो पैसा लेना चाहता है तो पैसा ले ले, ठीक है। तो उसे ज़मीन जो है वो मोहन को देनी पड़ जाएगी। अगर वो ज़मीन लेता है तो पैसा मोहन को देना पड़ जाएगा। तो अब उसमें उसे जो है इन दोनों चीज़ों में से एक चीज़ चुननी पड़ेगी। अगर वो अपनी ज़मीन नहीं देना चाहता तो विल में जो पैसा मिल रहा है वो उसका हक छोड़ना पड़ेगा। यानी कि अब दोनों में से उसे कोई एक चुनना पड़ेगा, या तो ज़मीन ले ले या पैसा ले ले, ठीक है। अगर विल में लिखा हुआ है कि भाई वो पैसा चाहिए या ज़मीन चाहिए, तो दोनों एक साथ ग्रैप्स नहीं कर सकता, तो उसे कोई एक चीज़ चुननी पड़े। तो वही क्या होता है, डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन होता है। ये दिया है सेक्शन 35 में, ठीक है, अंडर सेक्शन 35। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। तो क्वेश्चन नंबर 17 है एक सेकेंड 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, तो ट्रांसफ़र फॉर मेड ऑफ अनबॉर्न पर्सन इज़ वैलिड इफ़, तो जो अनबॉर्न पर्सन है उसको जो ट्रांसफ़र किया गया है वो वैलिड होगा, क्या होगा, तो वो होगा एब्सोल्यूट इंटरेस्ट इज़ गिवन, ठीक है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। अब दोस्तों थोड़ा सा समझ लेते हैं अनबॉर्न पर्सन को ट्रांसफ़र करने का बेनिफिट क्या है, ठीक है। तो इसको एक कहानी के थ्रू हम समझते हैं। मान लीजिए राम है, ठीक है, वो कहता है, राम एक बुढ़े व्यक्ति हैं, ठीक है, राम एक बुढ़े व्यक्ति हैं, इनका एक बेटा है सुरेश, ठीक है। तो राम कहते हैं कि अगर सुरेश का बच्चा पैदा होगा, जो मेरा पोता पैदा होगा, उसको मैं ये प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर देता हूँ। यानी वो पहले ही दे देते हैं, लेकिन ये कह के कि अगर सुरेश का बच्चा पैदा होगा तो मैं प्रॉपर्टी जो है वो अपने पोते के नाम करता हूँ। तो जब अगर मान लो सुरेश मर गया तो इसका जो इस प्रॉपर्टी पर राइट है जो राम ने दी थी सुरेश के जरिए, तो उस पर जो है वो एब्सोल्यूट इंटरेस्ट होगा। तो यहाँ पे एब्सोल्यूट की बात आई, एब्सोल्यूट यानी कि पूरी तरह, ठीक है। तो पूरी तरह जो है वो प्रॉपर्टी का राइट उसके अंडर आएगा। अब मान लीजिए एक दूसरी कंडीशन ये पैदा होती है कि राम ने कहा कि मैं ये जो ज़मीन है वो अपने पोते के नाम करता हूँ, जो कि अभी आया भी नहीं है दुनिया में, ठीक है, जो कि दुनिया में अभी आया ही नहीं है, और कह देता है कि मैं जो है ये ज़मीन अपने पोते के नाम करता हूँ। तो यहाँ पे सुरेश को गायब कर दिया ना, सुरेश का काम तो नहीं रखा, यहाँ कहा कि पोता आएगा, उसने कहा कि मैं ये अपनी ज़मीन जो है वो पोते के नाम करता हूँ। तो यहाँ पे जब ये प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होगा और अगर इस पर कोई क्लेम करता है तो तो यहाँ पे अगर वो कहते हैं कि मैं अपने पोते के नाम करता हूँ, ठीक है, तो ये जो ट्रांसफ़र है वो वॉइड माना जाएगा, ठीक है, शून्य हो जाएगा, यानी कि इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। तो ये ट्रांसफ़र इस तरीके से नहीं माना जाएगा। यहाँ पे कंडीशन ये रखी कि अगर सुरेश का बच्चा पैदा होता है तो वो जो मेरी प्रॉपर्टी है वो मेरे पोते के नाम हो जाएगी, ठीक है। और अगर दूसरी कंडीशन ये कहता है कि मेरे पोते के नाम मैं अपनी ये ज़मीन करता हूँ, जो इस दुनिया में अभी है भी नहीं, ठीक है। तो ये दो कंडीशन बनती है, ठीक है। तो यहाँ पे एब्सोल्यूट इंटरेस्ट इज गिवन फॉर द अनबॉर्न पर्सन बेनिफिट, ओके। तो ये वैलिड है किसके लिए, वैलिड होगा कब, कि एब्सोल्यूट इंटरेस्ट इज गिवन। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 18 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर वैलिड गिफ्ट। वैलिड गिफ्ट के लिए क्या चीज़ इसमें से एसेंशियल है, कंसिडरेशन यानी कि सहमति, रजिस्ट्रेशन, कोर्ट का आदेश, या पब्लिक नोटिस। तो अब जाहिर सी बात है कि अगर कोई चीज़ गिफ्ट की जा रही है तो उसके लिए उसका रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है, कि एक जो है 100 रुपये का स्टाम्प लिया या जितनी की प्रॉपर्टी है उसके मूल्यांकन के हिसाब से हमने स्टाम्प लिया और जो है उस पर गिफ्ट करके, मतलब उस पर लिख दिया कि ये चीज़ मैं इसको गिफ्ट दे रहा हूँ, उसको नोटराइज कराया। नोटराइज कराना ही जो है वो रजिस्टर होता है, और तहसीलदार की मोहर। तो इस तरीके से करके दिया तो वो क्या है, रजिस्ट्रेशन। तो वैलिड गिफ्ट जब ही माना जाएगा जब वो डॉक्यूमेंट जो है गिफ्ट वाला वो रजिस्ट्रेशन हो चुका होगा, ठीक है। तो वो उसके लिए सबसे ज़्यादा एसेंशियल एलिमेंट है, ठीक है। कंसिडरेशन का कोई ज़्यादा असर नहीं है, कोर्ट की डिग्री का भी नहीं है, और पब्लिक नोटिस का भी नहीं है। जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं है तो कोर्ट की डिग्री कहाँ से आ जाएगी, कोर्ट भी आपका जो है वो फैसला नहीं देगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। और दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 है, विच मॉर्गेज इन्वॉल्व पर्सनल लायबिलिटी एंड राइट टू कॉज सेल। इनमें से कौन सा जो है वो मॉर्गेज इन्वॉल्व है,
सरफेक्चरी, सिंपल, इंग्लिश और मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स। तो इनमें से कौन सा ये मॉर्गेज जो है वो इसमें से इन्वॉल्व होगा किस पे, पर्सनल लाइबिलिटी और राइट टू कॉस्ट सेल, यानी कि जिसमें पर्सनल तौर पर मैं किसी से क्या करता हूँ, पैसे लेता हूँ, ठीक है, और मुझे बेचने का भी अधिकार है। तो आप अभी मैंने आपको मॉर्गेज के तरीके बता दिए हैं, ठीक है। तो मॉर्गेज में कौन सा है, इंग्लिश कौन सा होता है, सिंपल कौन सा होता है, सरफेक्चरी मॉर्गेज कौन सा होता है, इसका तो कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो इसमें जो सही आंसर है दोस्तों वो बी है, सिंपल मॉर्गेज। अब ये क्यों है, देखो सिंपल मॉर्गेज मैंने क्या बताया था कि भाई सीधी सी बात है, आपने अपनी ज़मीन बैंक को दी, बैंक ने आपको पैसे दिए, ठीक है, तो ये आपकी पर्सनल लाइबिलिटी होगी, ठीक है, तो पर्सनल लाइबिलिटी इसमें इन्वॉल्व हो रही है। दूसरा राइट टू कॉस्ट सेल, इसको बेचने का अधिकार है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि मैंने ये आपको गिरवी रखी है ना, कि मैं अगर इसको आपको पैसे नहीं दे रहा हूँ तो आप इसको बेच सकते हैं, ये आपको राइट है, ठीक है। लैंडर से कह रहा है कि ये आपको राइट है कि ये आप जो है बेच सकते हैं अगर मैं आपको आपके पैसे नहीं देता। तो यहाँ पे ये दोनों चीज़ें इसमें फॉलो हो रही हैं, ऑब्वियसली सी बात है। तो इसलिए सिंपल मॉर्गेज इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, सेक्शन 54 ऑफ टीपीए डिफाइन ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन 54 किसके बारे में बात करता है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि सेल के बारे में, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे सेल जो है वो सेक्शन 54 में बताया गया है। और लीज किस में बताया गया तो थोड़ा सा देख लेते हैं। लीज जो है 105 में डिफाइन किया गया है। मॉर्गेज जो है, जो आपका ये मॉर्गेज है, ये बताया गया है 58 में, और जो गिफ्ट है वो बताया गया है 122 में, ठीक है। तो ये चारों को आपको मैंने बता दिया कि ये कौन कौन से सेक्शन में डिफाइन किए गए हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं कि सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ ₹100 या उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो 100 या उससे ज़्यादा का होना चाहिए, ये अनिवार्य है, तभी वो टीपीए के अंतर्गत जो है वो आपको अधिकार मिलेगा। तो ये क्या होना चाहिए, ₹100 है या 100 से ज़्यादा का अगर ट्रांजैक्शन हो रहा है, ये मतलब प्रॉपर्टी का जो है ट्रांसफ़र हो रहा है, तो वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, वो मस्ट होता है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, विच सेक्शन डील विद द ट्रांसफर बाय ऑटेंसिबल ऑनर। अब देखो दोस्तों, हम पहले ही समझते कि ऑटेंसिबल ऑनर होता क्या है। तो दोस्तों ऑटेंसिबल ऑनर वो व्यक्ति होता है जो दिखने में मालिक लगता है लेकिन असल में मालिक नहीं होता, ठीक है। ये क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मान लो राम है, ठीक है, और एक श्याम है, श्याम, ठीक है। अब राम ने श्याम से कहा कि भाई मेरा ये जो प्लॉट है वो तू बेच दे, ठीक है, और इस पर कब्जा भी तू रख ले, और ये सब चीज़ें मतलब जो कब्जा है वो तू रख ले, और मैं प्रॉपर्टी के कागज़ भी तेरे को दे रहा हूँ, और ये जो मेरी प्रॉपर्टी है वो इसको बेच दे और इसका प्रॉफिट मुझे दे दे। लेकिन ये चीज़ वो दुनियादारी को नहीं बताता, दुनिया को लगता है कि श्याम ही उसका असली मालिक है, इस चीज़ को लग के, ठीक है। तो ये जो होगा वो कौन होगा, ऑटेंसिबल ऑनर होगा। दुनिया को लगेगा कि ये मालिक है लेकिन असल में ये मालिक है, ठीक है। तो वो इसकी जो क्या करता है, प्लॉट जो है उसको गुड फेथ के साथ, अच्छे विश्वास के साथ जो है वो बेचता है, बेचने के बाद उसको दे देता है। तो ये गुड फेथ के साथ है, ठीक है। तो ये इसी क्या बोलते हैं, ऑटेंसिबल ऑनर। अब ऑटेंसिबल ऑनर देखो, पावर ऑफ अटॉर्नी होती है, पावर ऑफ अटॉर्नी के तहत भी जो है हम ऑटेंसिबल ऑनर ठहरा सकते हैं कि उसे, देखो ऑटेंसिबल ऑनर कब बनता है, याद रखना, जब उसे पोजेशन हो उस पर, ठीक है। अगर वो कोई दे रहा है उसको तो उसका कब्जा होना चाहिए, और साथ ही साथ जो है जो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है वो भी उसके पास हो, और दुनिया को लगे कि यही इसका असली मालिक है। तो इसे क्या बोला जाता है, ऑटेंसिबल ऑनर बोला जाता है, ठीक है। ये दो कंडीशन मस्ट है। तो इसके तहत जो है ऑटेंसिबल ऑनर तय होता है। तो ट्रांसफर बाय ऑटेंसिबल ऑनर, ऑटेंसिबल ऑनर के द्वारा ट्रांसफर की गई प्रॉपर्टी किस सेक्शन के तहत है, तो वो किस सेक्शन के तहत है, सेक्शन 41 के तहत, यानी कि 41। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ऑटेंसिबल ऑनर क्या होता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है, 23, फीडिंग द ग्रांट बाय एस्टॉपल इज डिस्कस इन दिस सेक्शन। तो ये जो दिया है वो दिया है सेक्शन 43 में। अब ये होता क्या है दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा हम समझ लेते हैं कि एस्टॉपल माने क्या है, ठीक है, फीडिंग द ग्रांट। अब एस्टॉपल माने होता है कि अगर आपने कोई वादा किया है, ठीक है, आपने वादा किया है और फिर वो किसी से वादा किया है, तो उस वादे के अनुसार आपने कोई काम नहीं किया, ठीक है, तो ये जो है वो क्या हो जाएगा कि आपके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जा सकता है। तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल आता है, एक वर्ड आता है डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल, ठीक है। तो वो इस एस्टॉपल से रिलेटेड है। एस्टॉपल माने असल में यही होता है कि वादे से मुकर जाना, ठीक है, वादे से मतलब कोई वादा किया और फिर वादे से अगर तुम मुकर जाते हो तो आपके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जा सकता है। ये होता है डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल। तो ये एस्टॉपल यहाँ वर्ड से आया, ठीक है। अब इसमें आ रहा है फीडिंग द ग्रांट बाय एस्टॉपल इज डिस्कस इन 43। अब इसका मतलब क्या है, अब इसे हम थोड़ा एक स्टोरी के तहत समझते हैं, ठीक है। एक छोटी सी स्टोरी के तहत आपको ये चीज़ें पूरी समझ में आ जाएंगी। एस्टॉपल माने तो आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। तो मान लो अमित के पास एक ज़मीन है, ठीक है, जिसका वो ऑनर नहीं है। उसने क्या किया, ये जो लैंड है इसका ऑनर नहीं है, ठीक है। तो इसने ये ज़मीन जो है वो सुमित को बेच दी, सुमित को बेच दी और रजिस्ट्री करा दी। अब जाहिर सी बात है, जब वो ये ऑनर ही नहीं है तो ये सुमित भी ऑनर नहीं होगा, समझ गए ना बात को, यानी इसकी रजिस्ट्री करा दी तो ये इलीगली तो है एक तरीके से।
तो अमित ने फिर क्या किया कि वो जो असली ऑनर है, असली ऑनर से फिर बाद में उसने वो प्लॉट खरीद लिया, ठीक है, बाद में असली ऑनर से वो प्लॉट खरीद लिया। तो अब सुमित ये चीज़ कोर्ट में लेके जा सकता है कि सुमित के वो अमित के पास जो है अब असली ऑनरशिप आ गई है, इसीलिए अब ये ज़मीन का जो ऑनरशिप है वो सुमित को दे देना है, ठीक है, सुमित को देना ज़रूरी है, मतलब कंपलसरी होगा। तो कोर्ट ये आदेश देगा कि सुमित जो है वो अब अमित की प्रॉपर्टी का मालिक है, क्योंकि उसने ये जो ज़मीन बेची थी वो एस्टॉपल सिद्धांत के तहत बेची थी, ठीक है, जो कि एस्टॉपल सिद्धांत के तहत बेची थी, जो कि अब जाके वो चीज़ लीगल हो गई है। तो वो लीगल तौर पे वो चीज़ को जो है वो वादा निभाना पूरा है, ठीक है। तो इसीलिए वो वादे को पूरा करते हुए कोर्ट जो ज़मीन का हक है वो सुमित के नाम कर देगी। आई होप आपको इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी। तो इसे बोलते हैं फीडिंग द ग्रांट बाई एस्टॉपल, ठीक है, एस्टॉपल के जरिए जो है किसी को हक दिलवाना, ठीक है, एस्टॉपल के जरिए किसी को हक दिलवाना, यानी वादा खिलाफी करने के बाद किसी को उसका हक दिलवाना। तो ये किस में आता है? सेक्शन 43 में। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। विच इज़ नॉट एसेंशियल अंडर सेक्शन 53A। 53A जो है वो बताता है डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस, ठीक है। अब डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस क्या होता है दोस्तों, इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। तो डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस का जो मतलब होता है कि अगर कोई व्यक्ति अपने कॉन्ट्रैक्ट को अधूरा होने के बावजूद उसके कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट को पूरा कर लेता है तो उस व्यक्ति को लीगल प्रोटेक्शन मिलती है, ठीक है, और दूसरा व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट को डिनाई नहीं कर सकता है। तो ये होता है डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस, यानी कि अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है या कोई भी अगर आपके साथ ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और उसके कुछ पार्ट को वो लीगल तौर पे पूरा कर लेता है, लीगली तौर पे अगर वो पूरा कर लेता है तो वो डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस बोला जाता है, ठीक है, यानी कि वो उस तरीके से उस चीज़ के लिए लीगली तौर पे एलिजिबल हो जाता है अपना हक जमाने के लिए, ठीक है। इससे हम अगर एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लो रवि और मोहन के बीच में एक लिखित एग्रीमेंट हुआ, ठीक है सॉरी। तो रवि मोहन के बीच एक लिखित में एक सेल एग्रीमेंट हुआ और रवि ने मोहन को प्रॉपर्टी का पोजेशन दे दिया। रवि और मोहन के बीच में जो है प्रॉपर्टी का जो ये सेल एग्रीमेंट हो गया, ठीक है। तो और रवि ने मोहन को जो है वो पोजेशन दे दिया, कब्जा दे दिया इस प्रॉपर्टी पे इस एग्रीमेंट के तहत। तो इसका कुछ पार्ट जो है, जो कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट का कुछ पार्ट इसका पूरा हो गया ना। जब इसने सेल एग्रीमेंट किया था, यानी इस पर पैसे तो अभी मैंने इसको दिए नहीं है, सिर्फ एक सेल एग्रीमेंट किया है कि इतने रुपए मुझे दे दोगे तब तक दे दूंगा, लेकिन इसका कुछ पार्ट जो परफॉर्मेंस है वो पूरा कर दिया, कि जैसे कि कब्जा दे दिया, ठीक है। तो कब्जा दे दिया, पोजेशन दे दिया, लेकिन डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन तो उन्होंने कराया ही नहीं है, ठीक है। तो मोहन के टर्म्स के हिसाब से, मोहन के जो टर्म के हिसाब से है वो अपने जैसे किस्त बंदी है कि उसकी भाई 25,000 रुपये महीना देगा, जैसे जो भी बंदा है वो उसके हिसाब से वो टर्म कंडीशन को फॉलो कर रहा है, ठीक है, वो टर्म कंडीशन को फॉलो कर रहा है, उस पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस को अच्छी तरीके से निभा रहा है। तो अब रवि सोचता है कि जैसे रजिस्ट्रेशन तो हुआ नहीं है इसका, तो क्यों ना मैं ही कब्जा वापस ले लूँ, मैं प्रॉपर्टी अपनी वापस ले लूँ, इसके आधे पैसे लेने के बाद वो सोचता है कि मैं ले लूँ। तो ये चीज़ नहीं होगा, उसको 53A के तहत, मोहन को 53A के तहत जो है वो प्रोटेक्शन मिलेगी, यानी कि उससे ये कब्जा छीना नहीं जाएगा। तो ये जो है ये यही बताता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट का कुछ पार्ट परफॉर्म हो गया है तो वो चीज़ लीगली और टर्म कंडीशन के हिसाब से वो लीगली तौर पे उसे फॉलो कर रहा है। तो 53A के तहत उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाए रखने के लिए उसको 53A के तहत प्रोटेक्शन मिलेगी। तो ये बताता है कौन? डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस। अब इसमें क्या चीज़ जरूरी नहीं है, ठीक है, तो विच इज़ नॉट एसेंशियल। तो रिटन कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, बिल्कुल भाई, कॉन्ट्रैक्ट तो रिटन होगा जैसे भी है। पोजेशन गिवन, पोजेशन भी दे दिया जाएगा, ठीक है। रजिस्टर्ड सेल डीड, इसमें रजिस्टर्ड सेल डीड होगी भाई। जब बैनामा, रजिस्टर्ड सेल डीड का मतलब क्या? बैनामा। जब मैं बैनामा कर दूंगा तो फिर कॉन्ट्रैक्ट रही कहाँ गया, ठीक है। तो यानी कि रजिस्टर्ड सेल डीड जो है वो एक एसेंशियल एलिमेंट नहीं है। यहाँ पे विलिंगनेस टू परफॉर्म, उसको कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने को रेडी है, तो हाँ ये भी है, पोजेशन भी है, कॉन्ट्रैक्ट पार्ट, जैसे पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस में कौन कौन सी चीज़ें, पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस में तो यही जो चीज़ें फॉलो होंगी। जब मैं सेल डीड ही मेरी रजिस्टर्ड हो गई तो फिर कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं रहा, तो इसीलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि रजिस्टर्ड सेल डीड जो है वो एक एसेंशियल एलिमेंट नहीं होगा, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। अब नेक्स्ट 25वां क्वेश्चन है, विच सेक्शन डिफाइन लीज। लीज को कौन जो है डिफाइन करता है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, यानी सेक्शन 105 जो है वो लीज को डिफाइन करता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26। अब क्वेश्चन नंबर 26 है, लीज फॉर मोर देन 1 ईयर मस्ट बी। अगर हम किसी को लीज पे दे रहे हैं, किराए पे दे रहे हैं कोई चीज़, तो 1 साल से ज़्यादा के लिए तो वो होनी चाहिए। ओरल तौर पे होनी चाहिए? नहीं। रिटन तौर पे? नहीं। रजिस्टर्ड होनी चाहिए, उस पर नोटराइज होना चाहिए उसका कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ।
अब क्वेश्चन नंबर 27 है, इन अ सरफक्चरी मॉर्गेज द मॉर्गेज डिलीवर्स। सरफक्चरी मॉर्गेज जो है उसमें मॉर्गेगर जो है वो क्या डिलीवर करता है। देखो दो होते हैं, एक मॉर्गी होता है मॉर्गेजी और दूसरा होता है मॉर्गेगर। ठीक है, मॉर्गेजी जो किराए पे रख रहा है और मॉर्गेगर जिस पे रखा जा रहा है। जैसे बैंकों में जो है बैंक में ही तो कुछ चीज़ में गिरवी रख रहा हूँ, तो बैंक क्या हो गया मॉर्गेगर, और मॉर्गेजी तो वो कौन होगा, वो मैं होऊंगा क्योंकि मैं रख रहा हूँ। तो मॉर्गेगर के पास क्या डिलीवर हो जाता है अगर हम कोई चीज़ रखते हैं। जैसे मैंने बताया था सरफक्चरी जो मॉर्गेज है वो क्या होता है कि अगर मैं कोई अपनी प्रॉपर्टी बैंक को जो है गिरवी रख रहा हूँ और बैंक उस प्रॉपर्टी से किसी तीसरे आदमी को किराए पे देके जो है मुनाफा कमा रही है और मेरे से भी ले रही है, तो ये होता है सरफक्चरी मॉर्गेज। ठीक है, तो बैंक के पास इसको क्या है, बैंक के पास पजेशन ही तो है इसका। ठीक है, बैंक के पास इसका क्या भाई पजेशन ही तो है, तो जब ही तो कर रही है। क्या टाइटल हो गया, टाइटल तो नहीं होगा, क्यों क्योंकि जब तक वो किस्तें भर रहा है तो टाइटल तो बैंक के नाम नहीं होगा। ऑनरशिप हो जाती है, ऑनरशिप भी नहीं होती, डीड। ठीक है, क्या बैनामा बन जाता है, नहीं भैया ये भी चीज़ नहीं है। क्या उसको डिलीवर हो जाता है, सिर्फ पजेशन ही तो डिलीवर हुआ है ना। तो सरफक्चरी मॉर्गेज में क्या है, जो डिलीवर होता है मॉर्गेगर को वो क्या होता है पजेशन। ठीक है, आई होप इतना समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 28 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वाइड ट्रांसफर। इनमें से क्या जो है वो शून्य ट्रांसफर है यानी इनवैलिड है। तो कौन सा है, ट्रांसफर टू अनबॉर्न विदाउट प्रायर इंटरेस्ट, गिफ्ट ऑफ हाउस। गिफ्ट ऑफ हाउस अगर मैं किसी को हाउस गिफ्ट कर रहा हूँ तो वो तो वॉइड होगा नहीं ट्रांसफर, तो ये तो वैसे ही गलत हो जाता है। ठीक है, वाइड ट्रांसफर की लिस्ट में नहीं आता। सेल विद पजेशन, तो ये भी गलत हो जाता है, जब मैं सेल कर दे रहा हूँ तो उसको पजेशन भी दे सकता हूँ। ठीक है, सरफक्चरी मॉर्गेज के तहत, तो ये भी मेरा वाइड ट्रांसफर नहीं होगा। मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड, इसका मतलब है कि मॉर्गेगर बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड। मान लो कि जो टाइटल डीड है, टाइटल डीड बोले तो यानी कि नाम का स्थानांतरण जो दूसरे के नाम करते हैं जैसे बैनामा, तो वो डिपॉजिट करके किराए पे लेना, वो सॉरी गिरवी रखना, तो ये चीज़ भी ट्रांसफ़र है। मतलब कि अब मैं बैनामा जो है किस में रख रहा हूँ, अपने जो प्रॉपर्टी के कागजात है बैंक में मॉर्गेज ही तो रख रहा हूँ। ठीक है, वो डिपॉजिट ही तो कर रहा हूँ, ये मॉर्गेज ही तो कर रहा हूँ डिपॉजिट करके। तो और किस लिए कर रहा हूँ कि अगर मैं पैसा नहीं चुकाता तो ये जो है ये टाइटल आपके नाम पे हो जाएगा ट्रांसफ़र। ठीक है, टाइटल डीड जो है वो आपके नाम हो जाएगी, तो ये भी चीज़ है। ठीक है, तो यानी ऑप्शन डी भी सही है। तो इसमें क्या नहीं है, ट्रांसफ़र टू अनबॉर्न विदाउट प्रायर इंटरेस्ट। तो इसका मतलब है कि जैसे कि कोई अनबॉर्न है यानी कि वो पैदा भी नहीं हुआ, उसको मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। ठीक है, बिना किसी इंटरेस्ट के, यानी कि मैंने कह दिया कि भाई जो मेरा बेटा सोहन है, मान लो ये राम है, राम का बेटा है सोहन, तो राम ने कहा कि सोहन का अगर बेटा होगा तो वो जो है उसको मैं ये प्रॉपर्टी दे दूँगा। ठीक है, ये इसने कह दिया, ट्रांसफ़र कर दिया। अब सोहन, अब ये मान के चलो कि उसको कोई भी इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, यानी कि ये जो प्रॉपर्टी है सोहन के बेटे को ही तो मिलेगी, लेकिन सोहन तब तक उस पर काम तो कर सकता है ना, उसका इंटरेस्ट तो है ना, उसमें लाभ तो होगा ना। बिना उसके लाभ दिए क्या इसको दे सकता है, तो ये तो वॉइड है ही है। मैंने पहले बताया था आपको कि बिना, मैं कहता हूँ कि सोहन के पोते को ये दे दी, मैंने कहा सोहन के पोते को ये ज़मीन मिल जाएगी, राम ने कहा कि सोहन के पोते को ये चीज़ मिल जाएगी, तो इसमें बीच में सोहन ही तो आ रहा है। ठीक है, तभी तो वो दे पा रहा है ना अपने पोते को। अगर वो कह दे कि मैं अपने पोते को ये वाली जो है प्रॉपर्टी वो दूंगा, तो ये वॉइड ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो यही चीज़ बोल रहा है कि विदाउट प्रायर इंटरेस्ट, यानी कि इसके इंटरेस्ट के बिना आप इसको दे देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे, तो ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो यही क्या है, यही तो वॉइड ट्रांसफ़र है, यानी कि इलीगल है। ठीक है, यानी कि वॉइड है, एकदम शून्य हो गया, तो यानी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 29 है, राइट टू रिडीम मॉर्गेज इज अवेलेबल टू। देखो दोस्तों, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी समझा रहा हूँ मैं कि जिसमें इस तरीके से भी क्वेश्चन मैंने पुटअप किए हैं इसमें कि आपके अगर एग्जाम में वो चीज़ घुमा फिरा के आए तो आपका दिमाग उस चीज़ में चले। ठीक है, कि ऐसे ना हो कि बस पढ़े जा रहे हैं आप समझ में। तो इस तरीके से भी आपको समझाने का कुछ अलग अलग तरीके का, मॉर्गेज के ही क्वेश्चन क्यों हैं, क्यों इसको घुमा के, क्योंकि ये पूछे गए पिछले। ठीक है, तो राइट टू रिडीम मॉर्गेज इज अवेलेबल टू, यानी कि मॉर्गेज जो चीज़ है उसे पाने का हक है, पाने का हक है कब, तो वो हक अधिकार है यानी। ठीक है, तो मॉर्गेज दी हुई चीज़ को पाने का हक है, किसको है, मॉर्गेटर को ही तो है। ठीक है, मॉर्गेजी जो रख रहा है और मॉर्गेटर जो उससे गिरवी रखने के बदले पैसे दे रहा है, जिस पे गिरवी रखा गया है, मॉर्गेटर जाके जिस पे गिरवी रखा गया है, और मॉर्गेजी कौन है, जो रख रहा है, तो मॉर्गेजर को ही तो हक है, इस पे अधिकार है। ठीक है, तो राइट टू रिडीम मॉर्गेज किसके पास है, वो मॉर्गेजर के पास है, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं कि ट्रांसफ़र टू और मोर पर्सन, अगर दो और या दो से ज़्यादा आदमियों के बीच ट्रांसफ़र हुई है
प्रॉपर्टी, तो वेयर वन पार्ट इज़ अनलॉफुल, अगर उसमें कोई एक पार्ट जो है वो गैर कानूनी है तो वो गवर्नड होगी। गवर्न किस सेक्शन के तहत होगी, तो वो होगी सेक्शन 24 के तहत। ठीक है, सेक्शन 24 आप खुद पढ़िएगा, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, और उसके बारे में आप जो है कमेंट में भी डालिएगा, और आपको कोई भी अगर परेशानी हो इसके तहत तो आप जो है कमेंट में बेधड़क पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा। ठीक है, चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 31 है, विच सेक्शन डील विद एक्शनेबल क्लेम। एक्शनेबल क्लेम से कौन सा सेक्शन जो है वो आता है, तो यानी कौन सा है, सेक्शन 130। एक्शनेबल क्लेम मैं आपको शुरू में समझा चुका हूँ, ठीक है, तो उसको याद रखिए। वो मैंने समझाया था ट्रांसफर ऑफ एक्शनेबल क्लेम, और एक्शनेबल क्लेम की जो डेफिनेशन है वो खाली इसी में आती है 130 में। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ एक्शनेबल क्लेम मैं आपको शुरू में बता चुका हूँ। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 32 है, व्हेन कैन अ मॉर्गेजी ब्रिंग अ सूट फॉर फॉरक्लोजर, कि कब मॉर्गेजी कौन है, जो गिरवी रख रहा है, ठीक है, गिरवी रखने वाला सूट ले जा सकता है संपत्ति की जब्ती के लिए। कब ले जा सकता है भाई, फॉरक्लोजर माने होता है संपत्ति की जब्ती कर लेना, जब्त करना। ठीक है, तो जब्त करने का जो है वो अधिकार कब ले जाता है मॉर्गेजी, कब ले जाएगा, जब वो पैसा नहीं चुकाएगा। समझ रहे ना, यानी कि जब कंडीशन होगी उसमें कि भाई जब तूने पैसा अगर नहीं चुकाया तो मैं जो है तेरी ज़मीन को जब्त कर लूँगा। असरफैक्चुअली तो आपको मालूम है कि उसमें जो है वो क्या करता है, पोजेशन दे देता है। ठीक है, कंडीशन तो नहीं होती, पोजेशन दे देता है। कंडीशन यहाँ पे ये कंडीशन सेल जो होती है, कंडीशनल मॉर्गेज जो होती है कि अगर तूने पैसा नहीं चुकाया तो जो है मैं तेरी जब्त कर लूँगा। सिंपल मॉर्गेज में जो है वो क्या होता है कि भाई पैसा चुकाओ और ये ले जाओ, नहीं ले जाओगे तो हम नीलाम कर देंगे, ये हो जाएगा। इनइक्विटेबल मॉर्गेज है मैं आपको बता चुका हूँ। तो यानी कि ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। कंडीशनल सेल जो है वो क्या करता है, जब्ती का एक आधार बनता है। ठीक है, तो कब बनता है, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। 33 क्वेश्चन नंबर 33, ए लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फ्रॉम ईयर टू ईयर मस्ट बी। जो इमूवेबल प्रॉपर्टी को जो लीज पे किराए पे अगर दे रहा है तो वो हर साल क्या होना चाहिए, कम रजिस्टर्ड होना चाहिए, नोटराइज डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ठीक है, अगर वो कोई लीज इमूवेबल प्रॉपर्टी भी दे रहा है साल 10 साल, तो साल 10 साल उसको जो है वो रजिस्टर कराना पड़ेगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 34 जो है वो है, विच सेक्शन प्रोवाइड रूल रिलेटेड टू मार्शलिंग। मार्शलिंग से रिलेटेड कौन सा जो है वो सेक्शन दिया गया है, तो ये दिया गया है सेक्शन 81, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर विच इज डिफाइन इन द सेक्शन 81। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35। तो क्वेश्चन नंबर 34 है, सेक्शन 24 डील विद। सेक्शन 24 किसके बारे में बताता है, ट्रांसफर बाय को ऑनर, ट्रांसफर बाय गार्जियन, ट्रांसफर बाय माइनर, मॉर्गेजी। तो ये जो बताता है वो बताता है ट्रांसफर बाय को ऑनर, जो को ऑनर है उसको ट्रांसफर की जाने वाली प्रॉपर्टी सेक्शन 24 के सेक्शन 44 के अंतर्गत आती है। अब को ऑनर होता क्या है, देखो जो सेक्शन 24 है वो को ऑनरशिप के बारे में बताता है। तो को ऑनरशिप से ट्रांसफर से रिलेटेड, और को ऑनरशिप क्या होती है, दो होती है, एक को ऑनरशिप और दूसरी होती है जॉइंट ऑनरशिप। को ऑनरशिप क्या होती है कि मान लो एक प्रॉपर्टी है उसमें दो हिस्सेदार हैं, ठीक है, और एक प्रॉपर्टी है उसमें दो हिस्सेदार हैं, तो एक होती है को ऑनरशिप। अगर मान लो कि प्रॉपर्टी ए है, प्रॉपर्टी ए में जो है एक का है 30%, एक का है 70%, ठीक है, इस तरीके से बांटा हुआ है। तो अगर ए और एक बी है, ए चाहे तो अपना 30% हिस्सा बेच के इस प्रॉपर्टी में से जा सकता है बिना किसी बी की इजाज़त लिए। एक होता है जॉइंट ऑनरशिप। जॉइंट ऑनरशिप में क्या होता है कि मान लो 50-50% है, कि अगर मुझे अपना 50% बेचना है ना तो बी की इजाज़त लेनी पड़ेगी, बी के भी साइन उसमें करवाने पड़ेंगे, बी की भी कंसेंट लेनी पड़ेगी। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, वो ऑनरशिप में जो है ए अपना हिस्सा किसी भी रूप में बेच सकता है, उसमें बी की इजाज़त नहीं लेनी पड़ती। तो इसमें जो को ऑनर की बात करी गई है कि को ऑनर ट्रांसफर बाई, तो वो किसमें होती है, सेक्शन 44। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 36। तो दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। ए गिफ्ट अंडर सेक्शन 122 इज़ वैलिड ओनली व्हेन, यानी सेक्शन 122 के तहत जो गिफ्ट दिया जाता है वो तभी वैलिड होगा जब, तो इनमें से क्या होना चाहिए, ठीक है, सेक्शन अंडर 22 के तहत पूछ रहा है, 122 के तहत पूछ रहा है, तो राइटिंग होना चाहिए नहीं, रजिस्टर्ड होना चाहिए नहीं, विथ कंसिडरेशन नहीं, डिलीवर्ड हो और एक्सेप्टेड हो। ठीक है, यानी कि वो जो है ट्रांसफ़र हो गया हो और एक्सेप्ट कर लिया हो, तो वो क्या होता है 122 के तहत उसे वैलिड माना जाएगा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 37। तो क्वेश्चन नंबर 37 है, विच सेक्शन टॉक अबाउट द डॉक्ट्रिन ऑफ लेस्पेंडिस। अभी मैंने शुरू में आपको बताया था कि डॉक्ट्रिन ऑफ लेस्पेंडिस क्या होता है, तो डॉक्ट्रिन ऑफ लेस्पेंडिस के बारे में मैं जो है MCQ में बताऊंगा। तो अब वो टाइम आ गया है, तो क्या है लेस्पेंडिस, उसके बारे में बात करते हैं। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लेस्पेंडिस का मतलब है कि ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ सूट द प्रॉपर्टी कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, यानी कि जब किसी प्रॉपर्टी का केस चल रहा है न्यायालय में, ठीक है, कोर्ट में अगर वो चल रहा है, तो वो कोर्ट में उसका केस चलने के दौरान उस प्रॉपर्टी को किसी के नाम ना ट्रांसफ़र किया जा सकता है, ना गिफ्ट किया जा सकता है, ना लीज पे दिया जा सकता है, ना मॉर्गेज दी जा सकती है। ठीक है, तो यानी कि सारे ट्रांसफ़र जो है वो वॉइड होंगे। डॉक्ट्रिन ऑफ लेस्पेंडिस, यानी पेंडिंग के दौरान जो है उसको ट्रांसफ़र
वॉइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये किस सेक्शन के तहत है? डॉक्ट्रिन ऑफ लिस्पेंडिस। डॉक्ट्रिन ऑफ लिस्पेंडिस अंडर इन द सेक्शन ऑफ 52। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 38। तो क्वेश्चन नंबर 38 बोलता है ट्रांसफर बाय पर्सन विद लिमिटेड इंटरेस्ट इज कवर्ड अंडर। तो किसके अंडर आएगा? तो ये ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, सेक्शन 38। तो इसमें सेक्शन 38 में क्या दिया गया है? तो नॉर्मली जो है ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 38 में कि जब कोई प्रॉपर्टी का मालिक सॉरी जब कोई व्यक्ति किसी प्रॉपर्टी का मालिक नहीं है लेकिन किसी स्पेसिफिक अथॉरिटी के तहत, जैसे कि मान के चलिए किसी एग्रीमेंट, ट्रस्ट या जिम्मेदारी के तहत प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने का अधिकार रखता है और वो व्यक्ति एक गुड फेथ यानी कि ईमानदारी में प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करता है, तो वो ट्रांसफ़र वैलिड माना जाएगा, चाहे बाद में ये पता चले कि उसके पास पूरा हक नहीं है। ठीक है, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने का, यानी कि एक लिमिटेड इंटरेस्ट है, लिमिटेड उसको राइट्स है प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने का। ठीक है, जो किसी कॉन्ट्रैक्ट के तहत मिले हों, ट्रस्ट के तहत मिले हों या किसी भी किसी जिम्मेदारी के तहत उसको जो है कुछ हक मिले हों प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने का, और अगर वो गुड फेथ के साथ वो ट्रांसफ़र करता है तो वो वैलिड माना जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 38 है राइट्स एंड लायबिलिटी ऑफ बायर एंड सेलर आर लेड डाउन इन। यानी जो राइट्स और लायबिलिटी है बायर और सेलर की, वो किसके अंतर्गत आती है? तो सेक्शन 55 यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40। तो क्वेश्चन नंबर 40 है इन अ मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल ऑन डिफॉल्ट। यानी कंडीशनल सेल के मॉर्गेज होने पर अगर वो डिफ़ॉल्ट हो जाता है तो क्या कंडीशंस होंगी? ठीक है, तो क्या कंडीशन हो सकती हैं? तो ऑनर वेस्ट इन मॉर्गेजी, यानी ऑनरशिप जो है वो मॉर्गेजी पे चला जाएगा। तो डिफ़ॉल्ट हो गया तो मॉर्गेजी पे जाएगा या मॉर्गेजर पे जाएगा? ठीक है, मॉर्गेजर पे जाएगा, तो यानी ऑप्शन ए तो इस गलत हो गया। राइट ऑफ रिडेम्पशन इज लॉस्ट, नहीं, रिडेम्पशन कैसे लॉस्ट हो जाएगा? ठीक है, प्रॉपर्टी सोल्ड कर सकता है, तो सोल्ड कैसे कर देगा भाई? प्रॉपर्टी को सोल्ड ऐसे तो नहीं कर सकता है। ठीक है, अगर वो डिफ़ॉल्ट हो गया है तो चुकाने का अधिकार तो तब भी रखता है ना। फॉर क्लोजर पॉसिबल, कि वो जब्त कर सकता है उसकी ज़मीन को। हाँ, तो ये पॉसिबल हो सकता है, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट, कि वो जो प्रॉपर्टी को है अगर वो उसका लोन नहीं चुकाता है तो वो प्रॉपर्टी को जब्त कर सकता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 41। तो क्वेश्चन नंबर 41 है विच सेक्शन डील विद द ट्रांसफर बाय अनऑथराइज्ड पर्सन हु लेटर एक्वायर इंटरेस्ट। यानी कि अनऑथराइज्ड पर्सन के द्वारा जो है वो ट्रांसफ़र कर दी गई है, लेकिन बाद में उसके इंटरेस्ट जो है उसमें जो अधिकार हैं वो उनने एक्वायर कर लिए। तो ये किस सेक्शन के तहत है? ये है सेक्शन 43 के तहत। ठीक है, यानी ऑप्शन सी। जैसे मैंने अभी आपको बताया था ऑटेंसिबल ऑनर, ठीक है, तो सेम ये उसी से रिलेटेड है, ऑटेंसिबल ऑनर से रिलेटेड। तो मतलब एक मैंने अभी आपको डॉक्ट्रिन बताया था, डॉक्ट्रिन ऑफ फीडिंग द ग्रांट बाय एस्टॉपल। ठीक है, अभी मैंने आपको ये बताया था डॉक्ट्रिन ऑफ फीडिंग द ग्रांट बाय एस्टॉपल। तो वही था कि एस्टॉपल जो है कि किसी से वादा कर दिया कि भाई किसी को प्रॉपर्टी बेच दी, ए ने बी को प्रॉपर्टी बेच दी, ये उसी से रिलेटेड है। ठीक है, ये सेक्शन उसी से रिलेटेड है। तो ये अगर मैं कहूँ कि सेक्शन 43 जो है वो किससे, तो डॉक्ट्रिन ऑफ फीडिंग ग्रांट बाय एस्टॉपल, ये डॉक्ट्रिन है, तो ये इससे रिलेटेड सेक्शन है। तो यही चीज़ जो है, ये चीज़ इसको क्वेश्चन बना के लिख दी है। ठीक है, तो वो मैंने आपको समझा दिया था, वो आप रिवर्स करके देख लीजिए, थोड़ी वीडियो लंबी हो रही है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 42 है कि लीज फॉर एग्रीकल्चर पर्पस फॉर 2 ईयर मस्ट बी। यानी 2 साल के लिए अगर एग्रीकल्चर पर्पस के लिए लीज पे ले रहे हैं तो वो क्या होनी चाहिए? वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए। ठीक है, ये तो आपको मालूम है, पहले बता चुका हूँ। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 43। तो क्वेश्चन नंबर 43 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ काइंड ऑफ मॉर्गेज अंडर टीपीए। टीपीए के अंतर्गत कौन सा इसमें से मॉर्गेज नहीं है? सरफक्चरी मॉर्गेज मैंने आपको बता चुका हूँ, सिंपल भी होता है, सब मॉर्गेज ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, एनुअलस मॉर्गेज होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 44। तो क्वेश्चन नंबर 44 है विच सेक्शन टॉक अबाउट द एनुअलस मॉर्गेज। एनुअलस मॉर्गेज से रिलेटेड कौन सा सेक्शन है? तो ये है सेक्शन ए, यानी सॉरी ऑप्शन ए सेक्शन 58G। 58G जो है वो एनुअलस मॉर्गेज के बारे में बताता है। तो थोड़े से मॉर्गेज के हम प्रकार देख लेते हैं, उनके सेक्शन देख लेते हैं। तो जैसे कि एनुअलस मॉर्गेज जो है वो जीव के बारे में बताता है। ऐसे ही अगर हम बात करें सिंपल मॉर्गेज की तो वो 58 के ही अंतर्गत आते हैं सारे। तो ये आता है बी में, सिंपल मॉर्गेज। ठीक है, और कंडीशनल मॉर्गेज जो है वो कंडीशन से सी का कंडीशन का सी से याद रखना, तो 58C। ठीक है, बी जो है वो सिंपल में आता है, जी जो है वो एनुअलस। ठीक है, और अगर हम डी की बात करें तो डी आता है हमारा सरफक्चरी मॉर्गेज। ठीक है, और इंग्लिश मॉर्गेज की बात करें तो ई से इंग्लिश, ई से ई। ठीक है, 58 का ई। तो
तो ये क्या आता है एनुअल। तो ये सारे सेक्शन जो है बी सिंपल में, सी कंडीशनल, डी जो है वो हमारा सरफेक्चरी और ई जो है वो हमारा इंग्लिश मॉर्गेज। तो ये जो है हमारे मॉर्गेज आते हैं, ठीक है। और एक इक्विटेबल भी होता है, तो इक्विटेबल जो है वो ई के बाद जो एफ आता है ना, तो एफ से याद रख लेना, ठीक है। एफ से जो है वो इक्विटेबल मॉर्गेज, और एनएमएलएस तो हमने बता ही दिया है, तो ये आपका हो जाता है पूरे मॉर्गेज, ठीक है। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 45। तो क्वेश्चन नंबर 45 है गिफ्ट्स वंस मेड इज, अगर एक बार गिफ्ट कर दिया तो वो क्या होगा, वाइडेबल होगा, गलत, कंडीशनल, रिवोकेबल नहीं, तो यानी इररिवोकेबल, यानी कि अगर एक बार गिफ्ट बन गया या दे दिया तो उसके बाद वो वापस नहीं किया जा सकता, ठीक है। उसके बाद वो वापस नहीं किया जा सकता। लेकिन किन कंडीशनों में, वो तभी कंडीशनों में होता है, देखो कुछ इसके एसेंशियल एलिमेंट होते हैं गिफ्ट के, कि एक तो वो अपनी मर्जी से दे रहा हो, ठीक है, दूसरा जो लेने वाला है उसने एक्सेप्ट कर लिया हो, ठीक है। अगर ये दो कंडीशन हमारी बन रही हैं तो फिर कभी भी गिफ्ट जो है वो इररिवोकेबल हो जाएगा, यानी कि वो वापस नहीं दिया जा सकता विदाउट डोनी के, जिसको दिया गया है, ठीक है। अगर उसने कह दिया कि मेरा जो गिफ्ट है वो उसको वापस कर दिया जाए तब दे सकता है, वरना नहीं दिया जा सकता, ठीक है, अंडर द टीपीए। कुछ कंडीशन होती है कि जैसे गिफ्ट में जैसे कि धोखाधड़ी से ले ली गई हो, ठीक है, या कोई भी तरीका हो उसके, जैसे कि धोखाधड़ी हो गई, फ्रॉड हो गया, जो टीपीए के सेक्शन 126 में आता है। 126 आप पढ़ के देखिएगा सेक्शन में, ठीक है। अगर 126 के सेक्शन के अंतर्गत जो वर्ड दिए गए हैं, अगर उनके अंतर्गत कोई गिफ्ट होता है तो वो जो है वो टीपीए के अंतर्गत नहीं माना जाता, ठीक है, वो वॉइड हो जाते हैं। तो इसीलिए इररिवोकेबल, अगर एक बार गिफ्ट कर दिया तो वो इररिवोकेबल है। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 46। तो क्वेश्चन नंबर 46 है सेक्शन 53 डील विद, सेक्शन 53 किससे के रिलेटेड बताता है, तो फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर के रिलेटेड बताया, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 47। तो क्वेश्चन नंबर 47 है मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड, अगर बेनामे को डिपॉजिट करके और मैं किसी से मॉर्गेज ले रहा हूँ, ठीक है, मॉर्गेज पे रख रहा हूँ, सॉरी, टाइटल डीड को मैं डिपॉजिट करके मॉर्गेज कर रहा हूँ, तो उसे क्या बोला जाएगा, तो उसे बोला जाएगा दोस्तों इक्विटेबल मॉर्गेज। इक्विटेबल मॉर्गेज मैंने आपको शुरू में बता ही दिया था। तो इक्विटेबल मॉर्गेज में क्या होता है कि जैसे कि ए है, बी है, बैंक है, ए ने बैंक के पास अपने ओरिजिनल सेल डीड के कागज़ रख दिए, ठीक है, सेल डीड के कागज़ के तहत ही जो है बी ने जो है उसको लोन प्रोवाइड कर दिया। इसमें कोई भी उनने मॉर्गेज डीड नहीं बनवाई इसकी, ठीक है। जब मॉर्गेज डीड नहीं बनवाई तो ये जो है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा इक्विटेबल मॉर्गेज, ठीक है। यानी कि मैंने पेपर दिए, पेपर के बदले आपने मुझे पैसे दिए, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है हमारा इक्विटेबल, इस हाथ ले इस हाथ दे, ठीक है। इसमें कुछ भी जो है हमने वो नहीं किया। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 48। अब क्वेश्चन नंबर 48 है हु कैन क्रिएट ए लीज अंडर टीपीए, टीपीए के अंतर्गत कौन जो है वो लीज क्रिएट कर सकता है, तो मॉर्गेजी और मॉर्गेजर यही दो होते हैं, ठीक है। मॉर्गेजी कौन है, मॉर्गेजी वो है जो गिरवी रख रहा है, ठीक है, तो जो गिरवी रख रहा है उसके पास वो पोजीशन में हो, ठीक है, तो वो ही जो है लीज क्रिएट कर सकता है। तो चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 49। तो क्वेश्चन नंबर 49 है डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस प्रोटेक्ट, क्या प्रोटेक्ट करता है पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस, ऑनर, ठीक है, ऑनर को प्रोटेक्ट करता है, टेनेंट को प्रोटेक्ट करता है, मॉर्गेजी को प्रोटेक्ट करता है, पोजीशन होल्डर को ये करता है। तो यहाँ पे जो मैंने पहले अभी आपको बताया था, तो वो पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस जो है वो प्रोटेक्ट करता है किसी पोजीशन होल्डर को। भाई सीधी सी बात थी, वहाँ पे जो है वो क्या करता था, बेनामा नहीं करता था, वो खाली पोजीशन दे देता था कि भाई ए ने बी को जो है पैसे दे दिए और उसने जो है प्रॉपर्टी पे अपने पोजीशन दे दिया बी को। अब वो अगर लीगल तौर पे वो पैसे चुका रहा है, सब चीज़ें वो टर्म एंड कंडीशन के हिसाब से कर रहा है, तो उसका पोजीशन को प्रोटेक्ट करने का अधिकार कोर्ट का है, ठीक है। वो अब ए उसको हटा नहीं सकता अगर वो टर्म कंडीशन फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो पोजीशन होल्डर को वो जो है डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस वो जो है वो प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 50। तो क्वेश्चन नंबर 50 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीज फॉर मैन्युफैक्चरिंग पर्पस, मतलब इसमें से कौन सा है जो मैन्युफैक्चरिंग पर्पस के लिए लीज पे होता है, तो ये है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, लीज अंडर सेक्शन 106। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, ये थोड़ा रीजनेबल है, ठीक है। 106 सेक्शन क्या कहता है, 106 सेक्शन जो है वो कहता है कि अगर लीज मैन्युफैक्चरिंग पर्पस के लिए है और कोई फिक्स पीरियड नहीं दिया गया है तो उसको साल दर साल जो है माना जाता है और उसको टर्मिनेट करने के लिए 6 महीने का नोटिस चाहिए होता है। अब इसको क्या है, मतलब ये देखो, इसको मैं हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। मान लो ए है, उसकी कोई एक फैक्ट्री है, ठीक है, फैक्ट्री है। अब बी एक बिजनेसमैन है जो कपड़ों का व्यापारी है, उसने कहा कि मुझे जो है आपकी ये फैक्ट्री चाहिए, इसमें मैं मैन्युफैक्चरिंग करूँगा कपड़ों की, ठीक है। तो ए कहता है यार ठीक है चल तू ले ले और इसमें अपना मैन्युफैक्चरिंग कर ले, ठीक है। यहाँ इसने कोई भी स्पेसिफिक टर्म नहीं करा, मतलब कोई भी एग्रीमेंट नहीं बनवाया, ठीक है, कोई भी स्पेसिफिक पीरियड इसने सेट नहीं किया। तो 106 ये कहता है
कि अगर कोई भी टर्म पीरियड आपने फिक्स नहीं किया है किसी भी एग्रीमेंट के तहत, या आपने एग्रीमेंट नहीं बनवाया है, आपने सिर्फ ओरल तौर पे उसको मैन्युफैक्चरिंग के लिए दे दिया है, तो साल दर साल के हिसाब से वो लीज़ जो है वो मानी जाएगी। ठीक है, मतलब कि ये हुआ कि ये लीज़ 1 साल के लिए माना जाएगा और ऑटोमेटिकली हर साल ये जो लीज़ है वो रिन्यू होती रहेगी जब तक टर्मिनेट ना किया जाए। अब टर्मिनेट कैसे किया जाएगा? तो टर्मिनेट जब किया जाएगा कि ए या बी में से कोई भी जो है वो 6 महीने का रिटन नोटिस दूसरे को ना दे। अगर मान लो कि ए जो है वो बी से कहता है कि भाई मेरा खाली कर, तो उसे 6 महीने पहले, यानी कि उसे 6 महीने के अंदर अंदर उसको टाइम पीरियड देना होगा कि 6 महीने के अंदर अंदर मुझे जो है वो ये जगह खाली चाहिए। ठीक है, तो उसे एक रिटन नोटिस देना पड़ेगा, तभी ये चीज़ जो है वो ट्रांसफ़र वैलिड माना जाएगा। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो ये 106 क्या कहता है? लीज अंडर 106 फॉर द मैन्युफैक्चरिंग पर्पस, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग पर्पस के लिए है ये चीज़। ठीक है, तो कपड़ों का व्यापारी है, उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग के लिए दिया। अगर किसी और चीज़ के लिए है मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड नहीं है, तब तो ये सोचने वाली बात है कि ट्रांसफ़र वैलिड है या नहीं वैलिड है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पूरी पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ये मैंने टॉप 50 MCQ आपको बताए हैं। अब अगली सेकंड पार्ट इसका आएगा तो उसमें 50 बताऊंगा। ठीक है, ऐसे इसके 4 पार्ट आएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।